सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाला में। दोस्तों आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी लिए एक बहुत ही ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है दोस्तों, जहां दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले महीने से और इसी महीने से जो है आपके सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे LP का, टेक्नीशियन का, जेई का और RPF का, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके रेलवे के आने वाले हैं और आप सभी की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत सी शिफ्टों में होते हैं दोस्तों। इस बार तो क्या है, मात्र 19 दिनों में पूरे एग्ज़ाम समाप्त कर दिए जाएंगे। तो आप में से जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करें, तो आपने नॉर्मलाइजेशन जरूर सुना होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो इसके बारे में एक नोटिस आया हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, डिटेल्स वीडियो को, जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करते जाएंगे। आप यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप यदि इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों यह जो नोटिस है जो कि रेलवे मंत्रालय की वेबसाइट पे आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकती हो कि जो है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स नोटिस है। यह नोटिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT जो होता है उसके लिए CBT जो होता है ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन SSC रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यह जो नोटिस है वो पर्टिकुलर केवल रेलवे के लिए है। बाकी नॉर्मलाइजेशन हर एग्ज़ाम में होता है दोस्तों, वो जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है दोस्तों। बाकी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है इसका आए दोस्तों, हम इसका हिंदी वर्जन चेक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है इसका हिंदी वर्जन, जो 7 CPC मैट्रिक्स के विभिन्न पदों पर जो CBT परीक्षा होती है उसके लिए सामान्यकरण पद्धति पर नोटिस है। नॉर्मलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं सामान्यकरण। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अंक और जो मार्क्स जो आपके आते हैं उनके नॉर्मलाइजेशन के लिए निम्न सिस्टम का प्रयोग RRB के द्वारा कई जो शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उनके लिए किया जाता है, जहाँ पर कच्चे अंकों को सामान्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। RRB प्रतिशत समतुल्यता का उपयोग करेगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों नई चीज़ है जो कि पिछले वाले एग्जाम में भी डाली गई थी। नॉर्मल जो परसेंटाइल स्कोर है उसके आधार पर आपके लोगों की मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है दोस्तों कि प्रतिशत अंक जो है, प्रतिशत अंक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों के सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंक होते हैं। प्राप्त अंकों को परीक्षार्थियों को प्रत्येक पारी के लिए 100 में से 0 तक के पैमाने में बदल दिया जाता है। प्रतिशत अंक यानी कि परसेंटाइल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं होते। यदि दोस्तों आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ये 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 90 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, 90 क्वेश्चन आपके राइट है, तो आपके 90 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन परसेंटाइल में दोस्तों आपको जो है जरूरी नहीं कि 90 100 किया जाएगा, इसको कम या ज़्यादा 100 किया जा सकता है। परसेंटाइल स्कोर उन उम्मीदवारों को प्रतिशत बताता है जिन्होंने उस परीक्षा में उस विशेष परसेंटाइल के बराबर या उससे कम समान या कम रो स्कोर किया है। इसलिए प्रत्येक शिफ्ट के टॉपर को 100 का समान परसेंटाइल मिलेगा, जो वांछनीय न्यूनतम और हाईएस्ट स्कोर के बीच अंकों को उचित परसेंटाइल में बदल दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी यह परसेंटाइल स्कोर यह बताता है कि आपसे आगे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किया है और आपसे कम कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क्स प्राप्त किया। यदि आपका जो परसेंटाइल है वह 90 है मान लो दोस्तों, तो आप मान लो यदि 100 कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हैं तो 90 कैंडिडेट जो हैं यानी 89 जो कैंडिडेट हैं वो आपसे पीछे हैं, यानी उनके आपसे कम मार्क्स आए। और जो 10% कैंडिडेट है उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आए। इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। हम एग्जाम्पल सिर्फ देखेंगे दोस्तों, पहले आप पूरा जो नोटिस देख लेगा। प्रतिशत अंक परीक्षा के लिए सामान्यकृत अंक होगा, उम्मीदवारों के मूल अंकों के बजाय इनका उपयोग मेरिट सूची में किया जाएगा। यानी कि जो परसेंटाइल स्कोर है इसी का उपयोग ही दोस्तों आपका मेरिट सूची बनाने के लिए किया जाएगा। विशेष शिफ्ट के लिए उम्मीदवार के प्रतिशत अंक की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी। यानी दोस्तों यही है वो फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यही वही फॉर्मूला है कि परसेंटाइल स्कोर निकालने के शिफ्ट में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या जिनके रो स्कोर उम्मीदवारों के बराबर या उससे कम है और उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या, यानी दोस्तों जिस शिफ्ट में जितने ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे, जितने ज़्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे, उस शिफ्ट का जो परसेंटाइल स्कोर है उतना ही कम रहने का चांस है। क्योंकि यदि ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कि यदि उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो जो है उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आ जाए एक तरीके से एग्ज़ाम से मान लीजिए तो आपका परसेंटाइल स्कोर लो जाने का चांस है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिस भी शिफ्ट में जो है कैंडिडेट की संख्या यदि कम रहती है और
कैंडिडेट की संख्या कम रहेगी तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो ज़्यादा जाने का वहाँ पर चांस है। लेकिन फिर भी इसमें दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हो, बेस शिफ्ट होती है तो बेस शिफ्ट उसको माना जाता है जिस शिफ्ट में जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हो। सभी शिफ्टों के लिए सभी उम्मीदवारों के रोज स्कोर के प्रतिशत अंक को मिला दिया जाएगा, उसे RRB स्कोर कहा जाएगा, जिसका उपयोग संकलन मेरिट बनाने के लिए किया जाएगा और बंकिंग प्रभाव से बचने के लिए बराबरी को कम करने के लिए। दोस्तों जो परसेंटाइल स्कोर होता है इसको शून्य के बाद पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक माना जाता है। 2 या अधिक अभ्यर्थी यदि समान जो उनके परसेंटाइल स्कोर बनते हैं तो उच्च योग्यता स्थान पर रखा जाएगा। यदि उन जिसकी आयु ज़्यादा है उसको पहले स्थान पर रखा जाएगा। इसके बाद भी यदि बंकिंग हो जाती है तो A से Z वर्ण का माला क्रम यानी जिसका नाम पहले आता है अल्फ़ाबेट में उसको वरीयता दी जाएगी। दोस्तों जैसा कि ऊपर बता दिया गया है कि प्रतिशत स्कोर के आधार पर मेरिट को अंतिम रूप से देने के लिए उन्हें उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल करना आवश्यक है जिन्होंने CN में दिए गए योग्यता मापदंडों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक, यानी दोस्तों केवल उन्हीं कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में जो है काउंट किया जाएगा जिन्होंने जैसे जिस प्रकार से आपको पता है कि अनरिजर्व में 40%, EWS में 40%, OBC में 30% जो मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता है उस तो आप और STS में जो 25% मार्क्स लाना पड़ता है उसके बाद ही आपको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के सामान्यकृत अंकों की गणना नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी, जो ये तय करने का आधार होगा कि अभ्यर्थी वह कौन है जिन्होंने CN में दिए गए योग्यता मापदंडों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और साथ ही लेवल फर्स्ट परीक्षा के लिए CCA अभ्यर्थियों को अंकों में वेटेज दिया जाएगा। और दोस्तों आप सबको पता है कि जो ग्रुप डी होती है वहाँ पर जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बंदे होते हैं उनको लिए अलग से रिजर्वेशन होता है दोस्तों, तो उनके लिए ये जो है अलग से ये सारी गणना की जाएगी दोस्तों। और एक यहाँ पर बेस्ट शिफ्ट का चयन किया जाएगा। बेस्ट शिफ्ट वो शिफ्ट है जिसमें CBT की सभी शिफ्टों में सबसे अधिक मध्य एवरेज होता है, इस शर्त के साथ कि उसमें उपस्थित उम्मीदवारों की जो संख्या होती है सभी शिफ्टों के औसत से 70% उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि जितने भी शिफ्ट हैं उन सभी का एवरेज से 70 उन सभी के एवरेज से ऊपर जो शिफ्ट होती हैं उसी को बेस्ट शिफ्ट मान लिया जाता है, यानी जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अटेंड होते हैं उसी को बेस्ट शिफ्ट मान लिया जाता है। 2 शिफ्टों को सबसे अधिक माध्य समान सबसे अधिक योग्य व्यक्तिगत अंक वाली शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट माना जाएगा। और उसके बाद भी यदि दो शिफ्ट में समान कैंडिडेट होते हैं तो जिस शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं उस शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट मान लिया जाता है और टाई को तोड़ने के लिए सबसे अधिक वर्तमान वाली शिफ्ट को बेस्ट माना जाएगा। सामान्यकृत अंकों की गणना करने के लिए दोस्तों यह फॉर्मूला है जहाँ पर कि एक्स किसी अभ्यर्थी का प्रतिशत स्कोर है बेस शिफ्ट में एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह दोस्तों फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर ही जो है बेस शिफ्ट का चयन किया जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जहाँ प्रतिशत अंक जो है बेस्ट शिफ्ट प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है। ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए केवल RRB की वेबसाइट पर ही विजिट करें और अप्रमाणित स्रोत से गुमराह होने की कोशिश न करें और किसी भी ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से इनसे ज्वाइन करके जो है डिटेल्स में इसको समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।